नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 32 शुरू होता है। धोनमी के बाद में जालपा ने रतन के घर आना जाना कम दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दवानाथ की ज्वर आने लगा था। उन्हें ग्वर में छोड़कर कैसे जानी। मुंशी जी को जरा भी ज्वर बांधता तो वे बक बक करने लगते थे। कभी माने, कभी रोते, कभी समझूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि शाग पर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिसमें वे सबसे अंतिम भेंट कर में। क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जालपा जितनी चाहती श्रम कर सकती थी, उनकी बकबक न सुन सकती थी। ज्यों ही वे रोने लगते वे कमरे में निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के गड़न थे। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे उपचटाने लगता तो इन गढ़नों को उलट पुलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नकलें भी दिए हुए हैं। वे तुरंत उठी, ऊपर गई और वो कापी उड़ा लाई। ये नकला उस कापी में मौजूद था, और नकला ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा ये विचार चमक गया, इस नकले को किसी पत्र में छपाऊं तो कैसा हो, शाग पर उनकी निगाह पड़ जाए। ये नकला इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो ये नकला हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने ये नकला हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो गबने पहले हल कर लें उसी को पुरस्कार दिया जाए। जनाना तो है ही, उन्हें रुपए न भी मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी लिया जाएगा। कुछ न कुछ पता तो लग ही जाएगा। कुछ भी न हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रखूंगी। पुरस्कार कम होगा तो कोई खाड़ी खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। ये बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़बुन में वो आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही, जब वो शाम को भी न गई तो उससे न रहा गया। आज वो पति वियोग के बाद पहली बार घर में निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन कलथवा, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वो तांगे में भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 2 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी थी, 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलापा और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिन में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जब वो जालपा के दरवाजे पर पहुंची उसे उसी प्रकार उदास देखा जिस प्रकार वो हमेशा रहती थी। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना, तुमने मुझसे कहा ना। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर ये तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही क्रम नित्य चला आ रहा है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता बहन। प्यान है जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो, फूंका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते ये सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ झाड़ता एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वो भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। ये पुत्तो नीचे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, नीम दड़ू पानी पीने को, बस और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम फुटता है। क्या कहा, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, ये बनेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं लब का जागीवाद है तो जायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोक कर यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। जब उनके घर मेहमानी खाऊंगा तब कहाँ जाते हैं बचकर। बचाऊं, ऐसा ऐसा रहूं कि वो भी याद करें। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहां भी बचाहरियां हैं, हाकिम हैं, राजा है, रंक है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहां भी अहमद हो जाऊंगा, मजे ने अखबार पढ़ा करूंगा। रतन की ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह गई। मुंशी जी विनोद के भाव से ये बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामायिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल जाई।
उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों में उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सूखती है। अब वहां न जाऊंगी, नहीं तो ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वो अपने मन की इस उच्छृंखलता के लिए विश्वारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, बहन, माना अक्सर उनकी बातों पर हंसी आ जाती है। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब तीर का ज्वर होता है तब तो ये और भी उलझलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। जाने सवेरे कहने लगी, मेरा पेट न होगा, मेरा पेट न हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी न अम्मा, पर बराबर यही रटे जाते थे, पेट न हो गया, पेट न हो गया। अभी कमरे में रतन मेरे साथ बैठोगी? जालपा, आज तो न चल सकूंगी बहन। कल जाओगी? कह नहीं सकती, दादा का भी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है?